हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो परीक्षा आपका 2026 में होने वाला है, जो 23 और 24 अगस्त को प्रस्तावित है। ठीक है, ये एग्जाम आपका 23 और 24 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करने वाले हैं। पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग दो टाइप से पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे और एक मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, एक कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर रूटीन्स का कलेक्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स और रूटीन का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। जो एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं उसको ये रन करने का काम करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? डिस्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। कैसे करता है आइए हम इसको समझते हैं। जैसे डिस्क मैनेजमेंट है, ये क्या कर रहा है? क्योंकि यूजर जो है फिजिकल हार्ड ड्राइव पर डाटा को सेव करता है और स्टोरेज को शेयर करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज को एलोकेट और मैनेज करता है। ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कहाँ पे डाटा सेव कर रहे हैं उसको एलोकेट करेगा, उसको मैनेज करेगा। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रदान करता है ताकि यूजर शेयर डिस्क पर, ठीक है, फाइल को क्रिएट कर सके, रीड कर सके और डिलीट कर सके। कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है? यहाँ आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल यूजर्स और टास्क के बीच सीपीयू को स्विच करने का एबिलिटी प्रदान करता है ताकि सभी टास्क जो हैं एक समय पर प्रोसेस हो सके और यूजर को लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो सभी प्रोसेसेस पर, सभी टास्क पर एक साथ काम कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बोलता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कैन द सिस्टम, प्रोडक्ट कनेक्टिविटी, मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो है मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करना। ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है फाइल मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर, सिस्टम कॉल्स, सिग्नल्स, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट और मेन मेमोरी मैनेजमेंट। तो जितना मैनेजमेंट का काम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्लियर है? इसको ध्यान रखेंगे कितने टाइप के मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और इन सब में आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसके बीच यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंटरफेस का काम करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सीपीयू टाइम एलोकेट करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? तो जैसे हम कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, इसको हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। अगर हम स्कैन द सिस्टम की बात करें तो जो मालवेयर होता है या जो सिस्टम में एरर होता है, ठीक है, इसके लिए सिस्टम को स्कैन करने का जो काम करता है वो आपका काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे हम सिस्टम के मालवेयर को स्कैन करने का काम करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस जो होता है वो आपके स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क कम्युनिकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लेकिन कनेक्टिविटी का काम नहीं करता है।
अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है तो वो उसको क्या करेगा, कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, लेकिन कनेक्शन का काम जो है वो इसका नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज टू, ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब क्या है, प्राइमरी जॉब क्या है, कमांड रिसोर्स, मैनेज रिसोर्स, प्रोवाइड यूटिलिटी या प्रोवाइड कनेक्शन। हमने पीछे देखा है कि मैनेज रिसोर्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू हो गया आपके पास, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है, और जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं इनको एलोकेट करता है, इसको देना है, ट्रैक करता है काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका काम खत्म हो गया जो एलोकेट किए थे, और इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी इंश्योर करता है कि सभी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली रन कर रहे हैं कि नहीं रन कर रहे हैं, और इफिशिएंटली रन कर रहे हैं कि नहीं रन कर रहे हैं, ठीक है, बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए हुए। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है अपने पास द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, जो टाइम शेयरिंग है वो किस टर्म से रिप्लेस किया जा चुका है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग सिस्टम, तो और मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम। तो हम बात करें टाइम शेयरिंग जो है वो अब रिप्लेस हो गया है मल्टीटास्किंग सिस्टम से। किससे, मल्टीटास्किंग सिस्टम से। टास्किंग सिस्टम कहता है इन मॉडर्न कंप्यूटिंग द टर्म टाइम शेयरिंग हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय मल्टीटास्किंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग को रिप्लेस किससे किया गया है, मल्टीटास्किंग है। बोथ टर्म्स टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग बोथ टर्म्स रेफर टू ए सिस्टम्स एबिलिटी, सिस्टम की एबिलिटी को दर्शाता है टू स्विच रैपिडली बिटवीन मल्टीपल टास्क और यूजर टू गिव द इंप्रेशन दैट दे आर रनिंग साइमल्टेनियसली। वो एबिलिटी को दर्शाता है कि जो भी टास्क है, जो भी यूजर है, उनको रैपिडली जल्दी से एक दूसरे से स्विच किया जाए ताकि यूजर को ये इंप्रेशन पड़ सके कि हम सभी टास्क को एक साथ में रन कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग इज द टर्म मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग जो अभी का जितना भी कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में यह यूज होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो दिस इज एन ओल्डर कॉन्सेप्ट, यह अब पुराना हो चुका है। वेयर द सीपीयू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स बाय स्विचिंग द अनदर जॉब। जो सीपीयू है जितना भी प्रोग्राम है उसको अलग अलग स्विच करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। द करेंट वन इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अगर जो ऑपरेशन पे हम काम कर रहे थे वो अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे चला जाता है तो प्रोसेसर दूसरे को एग्जीक्यूट करने लगता है। जैसे हमारे पास ए बी सी 3 प्रोसेसर हैं, तो प्रोसेसर सबसे पहले ए को उठाया और ये तब तक इसको एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड नहीं करता है। जब ए जो है आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करता है तो प्रोसेसर जो है वो बी को स्विच कर जाता है और बी को रन करता है, और तब तक बी को रन करेगा जब तक ये प्रोसेसर जो है वो खत्म ना हो जाए, इसका जॉब खत्म ना हो जाए। अगर इस बीच ये भी इनपुट आउटपुट की डिमांड करता है तो ये सी की ओर स्विच कर जाएगा। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक एक प्रोसेस आपका खत्म नहीं होता तब तक दूसरे को स्विच नहीं करेगा, जब तक कि उसमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ना आ जाए या इंटरप्ट ना आ जाए। लेकिन टाइम शेयरिंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि ए बी सी 3 ऑपरेशन है, तो मान लेते हैं ए को 2 सेकंड किया एग्जीक्यूट है तो ये तुरंत बी पे स्विच हो जाएगा, बी को 2 सेकंड करेगा, फिर सी को स्विच हो जाएगा, फिर सी को 2 सेकंड करेगा, फिर वापस ये ए पे आ जाएगा, फिर इसको 2 सेकंड करेगा। यानी ऐसे आपका टाइम बांट करके करते रहता है, जिससे पता चलता है कि सारा का सारा एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहा है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है, जब तक एक ऑपरेशन एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो वही करता रहेगा जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो मल्टीटास्किंग होता है वो आपका फोकस करता है यूजर के रिस्पॉन्सिवनेस पर, और मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है वो फोकस करता है सीपीयू के इफिशियंसी पर।
मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है कि सीपीयू का एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहिए, सीपीयू कभी भी आइडल नहीं बैठना चाहिए, उसको हमेशा काम करते रहना चाहिए, जैसे वो सीपीयू का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लेकिन मल्टीटास्किंग कहता है कि यूजर को रिस्पॉन्सिवनेस मिलना चाहिए, यानी हर एक यूजर को लगना चाहिए कि मेरा ही काम हो रहा है। क्लियर तब। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या बोल रहा है कि दिस रेफर्स टू ए सिस्टम विथ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मल्टी प्रोसेसिंग सेंट्रल सिस्टम में हमारे पास दो या दो से ज्यादा सीपीयू होते हैं, और हर एक सीपीयू जो होता है वो अपना अलग अलग प्रोसेस को रन करता है पैरेलली। ठीक है, इट डिस्क्राइब द हार्डवेयर कैपेबिलिटी रेदर देन द टाइम एलोकेशन टेक्निक यूज्ड इन टाइम शेयरिंग। ये कब पॉसिबल है, जब आपका हार्डवेयर का कैपेबिलिटी हो इतने सारे प्रोसेसर को, इतने सारे सीपीयू के एक साथ रन करने का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है अपने पास टाइम द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड इनपुट आर टू डिवाइस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दी एबव। आपको याद हो गया होगा, ये होगा ऑल ऑफ दी एबव, हमने पीछे से देखा है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपुल टू यूज द कंप्यूटर, टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, टू मेक कंप्यूटर्स इजियर टू यूज। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस की, तो इसका मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये इसका प्राइमरी पर्पस है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को हमको इफिशियंटली यूज करना है। ऑप्शन ए। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, द वे ए कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स, conversion of high level into machine level language, the way a floppy disk drives operate। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ये जो काम है ये आपका काम है कंपाइलर का। इसका काम है कंपाइलर का, या हम बोल सकते हैं इंटरप्रेटर का। इसका काम है इंटरप्रेटर का। द वे ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कैसे ऑपरेट करेगा, ये काम है आपके डिवाइस ड्राइवर का। इसका काम है डिवाइस ड्राइवर का। क्लियर है। दी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? मेमोरी को, प्रोसेस को, डिस्क और इनपुट आर टू डिवाइस को, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज वेरी इफिशियंटली, ये सही है। टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब्स फॉर द एग्जीक्यूशन, ये भी सही है। मैनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा कैसे फ्लो होगा, इंस्ट्रक्शन कैसे फ्लो होगा, इसको मैनेज का काम करता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट ये फंक्शन है, डिस्क मैनेजमेंट ये फंक्शन है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ये फंक्शन है, वायरस प्रोडक्शन ये इसका फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर। हमने पीछे देखा था वायरस प्रोटेक्शन किसका काम है, तो ये काम है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वायरस प्रोटेक्शन जो है काम है वो एंटीवायरस का। इसका काम है ये एंटीवायरस का। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? देखिए आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो तीनों है, तो ऑल ऑफ द एबव जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो, दिस इज द मोस्ट इसेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू एंड मेमोरी एंड एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है और जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको ये मैनेज करने का काम करता है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, जो एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है that translates high level programming code into machine code that the hardware can execute। कंपाइलर जो होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यूटिलिटीज क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है उसको डिजाइन किया गया सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए और कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए। इसके एग्जांपल में आपके आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डिस्क क्लीनअप टूल्स। ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं और ये सब किसके पार्ट हैं? तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल implies, मल्टीपल थ्रेड्स है तो क्या है? मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, ओनली वन टास्क एट ए टाइम बट मच फास्टर, ओनली वन थ्रेड पर प्रोसेस टू यूज, या ऑल ऑफ द एबव। तो मल्टीपल थ्रेड है इसका मतलब मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। क्या होता है? मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स जो है यानी कि थ्रेड्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे आप हम देख रहे हैं कि ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस डिवाइड्स ए सिंगल प्रोग्राम इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस में हम उसको छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 थ्रेड्स में डिवाइड किया गया है और ये जो होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। बाय शेयरिंग द सेम मेमोरी, वो सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। These threads enable true concurrency, ये concurrency की सुविधा देते हैं। Allowing the process to execute multiple tasks simultaneously, जिसके चलते ये multiple task जो है, जो अलग अलग टास्क है वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक के बाद दूसरे होंगे। तो प्रोसेसेस में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम थ्रेड्स में लगता है। जैसे मान लो प्रोसेस में पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 3 मिनट का समय लगता था और ये थ्रेड जो इंडिपेंडेंट है और सब 1-1 मिनट का समय ले रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो है अब वो 1 मिनट में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिस्टम को फास्ट करने के लिए सिस्टम जो होता है वो प्रोसेसेस को छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड कर देता है। अब थ्रेड क्या है? इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लो, is a lightweight process where the context switching is high, is used to speed up paging, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, a thread is a lightweight process where the context switching is low। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहां देखिए आप, ये सिंगल थ्रेड है और यहाँ पे ये आपका 3 थ्रेड बन चुका है। ठीक है, तो क्या करें? ए थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। इट इज रेफर टू एज ए लाइट वेट प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज इट शेयर्स द मेमोरी कोड, डाटा एंड फाइल्स ऑफ इट्स पेरेंट प्रोसेस बट मेंटेन इट्स ऑन रजिस्टर एंड द स्टैक। बोलता है कि 3 प्रोसेस जो है वो अपने पेरेंट प्रोसेस के जिससे इसको डिवाइड किया, ये प्रोसेस है जिससे इसको डिवाइड किया गया 3 थ्रेड्स में, तो ये उसके मेमोरी को, उसके कोड को, उसके डाटा को, उसके फाइल को शेयर करते हैं। लेकिन हर एक थ्रेड जो है अपना अलग अलग रजिस्टर और अलग अलग स्टैक जो होता है वो मेंटेन करता है। क्लियर है? तो शेयर करते हैं मेमोरी को, कोड को, डेटा को और फाइल्स को, लेकिन रजिस्टर और स्टैक को जो अपना है वो अलग अलग थ्रेड जो है वो मेंटेन करते हैं। एज ए रिजल्ट switching between threads requires saving and restoring fewer resources। जब इनको स्विच करना होता है तो अपने स्टेटस को ये इन रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? मेकिंग द कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, जिसके चलते स्विचिंग जो होता है थोड़ा सा ओवरहेड हो जाता है, वेरी लो कंपेयर टू फुल प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपके पास एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? ट्रैप,
प्रोसेस, प्रोग्राम या इंटरप्ट, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं प्रोसेस। प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी सच एज ए फाइल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। कोई फाइल है इंस्ट्रक्शंस का, उसको हम डिस्क में स्टोर किए हैं तो हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम हमारा पैसिव एंटिटी है। When that program is loaded into memory and actively executed by the computer CPU, it becomes an active entity known as the process। जब उसी प्रोग्राम को हम लोग मेमोरी में लोड करते हैं और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है तो वो जो पैसिव एंटिटी था वो एक्टिव एंटिटी बन जाता है, जिसके चलते हम उसे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये ट्रैप क्या होता है? तो ट्रैप इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। ठीक है, यूजुअली ट्रिगर्ड बाय एन error or a user request like a system call। interrupt क्या होता है? तो an interrupt is a signal to the CPU from hardware or software। interrupt जो है सीपीयू को सिग्नल मिलता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से, इंडिकेटिंग एन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। ये बताता है कि सीपीयू को इस काम के लिए अटेंशन की जरूरत है, उस काम को छोड़ करके स्विच करना है नेक्स्ट काम पे, जो कि हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा सिग्नल दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल किसके लिए बनाता है? ईच प्रोसेस, ईच थ्रेड, ईच इंस्ट्रक्शन या ईच एड्रेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पेज टेबल बनाता है ईच प्रोसेस के लिए, जितना प्रोसेस चल रहा है सबके लिए ये पेज टेबल बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका, वो हर एक जो इंडिविजुअल प्रोसेस होते हैं, जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए पेज टेबल मेंटेन करता है ताकि अब वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी से मैप कर सके। ठीक है, पेज टेबल का ही काम है वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से मैप करना। जबकि जो थ्रेड होता है आपका, ये जो आपका इंडिपेंडेंट पेज टेबल की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सेम प्रोसेस में होता है, सेम मेमोरी स्पेस को यूज करता है, इसलिए इसके लिए अलग से पेज टेबल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हम पढ़े थे कि ये जो मेमोरी और प्रोसेस का ही यूज करता है, तो जब प्रोसेस का ही यूज करता है तो प्रोसेस का हम तो पेज टेबल बना चुके हैं, तो इसके लिए थ्रेड के लिए अलग से हमको पेज टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। डिवाइस ड्राइवर्स आर इंप्लीमेंटेड टू इंटरफेस। डिवाइस ड्राइवर को हम किस लिए इंप्लीमेंट करते हैं? कैरेक्टर डिवाइस के लिए, ब्लॉक डिवाइस के लिए, नेटवर्क डिवाइस के लिए या ऑल ऑफ द एबव। तो जो डिवाइस ड्राइवर है तो सभी डिवाइस के लिए करेंगे, तो ऑल ऑफ द एबव। डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट एज ए क्रिटिकल ब्रिज, इसको इंटरफेस बोलते हैं, बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। डिवाइस ड्राइवर जो है ये इंटरफेस के जैसा काम करता है, किसके बीच? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाई हार्डवेयर इनटू 3 मेन कैटेगरीज एंड स्पेसिफाइड ड्राइवर्स आर इंप्लीमेंटेड फॉर ईच अदर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर को 3 पार्ट में बांटता है, एक को बोलते हैं कैरेक्टर डिवाइस, दूसरे को ब्लॉक डिवाइस और तीसरे को नेटवर्क डिवाइस। और इन हर एक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक ड्राइवर्स को भी इंप्लीमेंट करता है। कैरेक्टर डिवाइस क्या होता है? तो ट्रांसफर डाटा सीक्वेंसली। कैरेक्टर डिवाइस जो होते हैं वो डाटा को सीक्वेंसली ट्रांसफर करते हैं बाइट बाय बाइट, जैसे कि कीबोर्ड है आपका, माइक है और सीरियल पोर्ट्स है। ब्लॉक डिवाइस क्या करता है? तो ट्रांसफर डाटा इन फिक्स साइज ब्लॉक, वो डाटा को ट्रांसफर करता है लेकिन फिक्स्ड साइज के ब्लॉक बना करके, जैसे कि हार्ड ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है, एसएसडी है। ठीक है, जो अब हार्ड ड्राइव के स्टेट पर अब ये यूज हो रहे हैं। नेटवर्क डिवाइस क्या करता है? ट्रांसफर डाटा भाया पैकेट। नेटवर्क डिवाइस जो है पैकेट के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करता है और फ्रेम के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करता है अक्रॉस नेटवर्क इंटरफेसेस, जैसे कि वाईफाई एडेप्टर और इथरनेट कार्ड्स। ये 3 टाइप के आपके डिवाइस होते हैं जिनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ड्राइवर्स को इंप्लीमेंट करता है। क्लियर है? बोलता है थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज डन बाय। थ्रेड शेड्यूलिंग जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट, आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी
ये बहुत आसान था। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो होता है वो शेड्यूलिंग किया जाता है, किसी का हो, थ्रेड शेड्यूलिंग हो या प्रोसेस शेड्यूलिंग हो, शेड्यूलिंग का जॉब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। A process of operating system for execution needs, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए? थ्रूपुट, टाइमर, रिसोर्स, बोथ 1 and 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका होता है कौन सा? रिसोर्सेज, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। थ्रूपुट क्या होता है? तो थ्रूपुट एक तरीका है ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करने का। ठीक है, ये कैसे करता है? तो थ्रूपुट होता है कि 1 सेकेंड में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कितना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है, टाइमर्स क्या होता है? तो टाइमर का यूज होता है हम मेनली टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होता है, क्या होता है? टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होता है उसमें हम यूज करते हैं प्रोसेस को या टास्क को मैनेज करने के लिए। इज वन ऑफ द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इनमें से कौन सा है जो कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। तो राउंड रॉबिन जो है आपका वो प्योरली प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में होता है क्या? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट या राउंड रॉबिन, ये सब जो आपके होते हैं वो प्रीएम्प्टिव होते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको हम FCFAC बोलते हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ये सब जो आपके होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो राउंड रॉबिन के साथ प्रायोरिटी बेस्ड जो है आपका वो दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन सही आंसर कौन सा है? राउंड रॉबिन। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड जो होता है आपका वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पर। अगर सिस्टम में कोई ऐसा प्रोसेस आता है, ठीक है, जिसका प्रायोरिटी जो है पहले से चल रहे प्रोसेस से ज्यादा है, तो पहले वाले प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, और तब जाकर के जो नया प्रोसेस आया था, जैसे ए है और बी है, अगर बी का प्रायोरिटी जो है ए से ज्यादा है तो ए को प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा और बी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। ठीक है, अगर हमारे ऑप्शन में राउंड रॉबिन नहीं होता तो हम प्रीएम्प्टिव को चेक कर सकते थे, लेकिन राउंड रॉबिन जो होता है ये ऑलवेज आपका प्रीएम्प्टिव होता है। ठीक है, इसलिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें हम तो सेकंड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। सेमाफोर कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग, सेमाफोर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? वेट एंड सिग्नल, डेडलॉक, सिंक्रोनाइजर या प्रायोरिटी? तो हम लोग सेमाफोर को यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक है, वेट और सिग्नल जो है आपका वो सेमाफोर को मैनिपुलेट करने का एक फंक्शन है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व किया जाए। तो सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने के लिए सेमाफोर का यूज किया जाता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेस, इज यूजुअली डन वाया डिस्क ड्राइव्स, इज नेवर नेसेसरी, अलाउज प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिवली। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रोसेसेस को अलाउ करता है सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करें आईपीसी, तो आईपीसी जो आता है वो आपका सेपरेट प्रोग्राम के लिए जरूरी होता है, डिपेंडेंट के लिए नहीं। किसके लिए? सेपरेट प्रोग्राम के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं सेपरेट प्रोसेस। सेपरेट प्रोसेस के लिए जरूरी होता है जो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। जैसे ए और बी है और कोई भी मेरे पास डाटा है जो एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है, या इनका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, तब हम उस कंडीशन में हम आईपीसी का यूज करते हैं। ठीक है, जब या तो डाटा शेयर कर रहे हो या एक दूसरे के एग्जीक्यूशन को ये कोऑर्डिनेट कर रहे हो, साथ दे रहे हो, तब हम आईपीसी फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है आईपीसी सभी प्रकार के फंक्शन के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये उन्हीं फंक्शन के लिए जरूरी है जिसमें डाटा का शेयरिंग होता है। ठीक है, हम अगर बात करें इंटर प्रोसेस जो होता है डाटा
वो आपका जो होता है वो सीपीयू के द्वारा और मेमोरी के द्वारा होता है, डिस्क ड्राइव के द्वारा नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोसेसर इज यूज्ड बिकॉज, मल्टी प्रोसेसर को क्यों यूज किया जाता है? इट सेव्स मनी कंपेयर टू मल्टीपल सिंगल सिस्टम, इट इंक्रीजेज रिलायबिलिटी, इट डिस्ट्रीब्यूट टास्क, ऑल ऑफ द एबव। तो मल्टी प्रोसेसर का यूज किया जाता है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी कारण के चलते। ये आपका जो है मल्टी प्रोसेसर है क्योंकि इसके पास दो सीपीयू, CPU1 CPU2। CPU1 के पास अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, अपना इनपुट आउटपुट यूनिट है। CPU2 के पास अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है और अपना इनपुट आउटपुट यूनिट है। तो मनी सेव कैसे करते हैं? तो ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है ये आपका पेरिफेरल्स, पेरिफेरल आप समझ चुके हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और मास स्टोरेज यहां देख रहे हैं, मास स्टोरेज जिसको मेमोरी बोलते हैं, और पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई को ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो जब शेयर करते हैं तो इतने चीज में जो पैसा लगेगा पेरिफेरल को लेने में, मास स्टोरेज को लेने में, पावर सप्लाई को लेने में, वो पैसा तो बचेगा। तो इसका मतलब क्या करता है? सेव मनी करता है, पैसे को बचाता है। दूसरा है इट इंक्रीजेज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कैसे बढ़ रहा है? तो अब यहाँ सिस्टम में देख ही रहे हैं हम। ये क्या करता है? दो सीपीयू है तो ये जो है वो अपना वर्कलोड जो होता है वो शेयर कर लेगा दोनों सीपीयू आपस में। अगर एक प्रोसेस फेल होता है या एक सीपीयू फेल होता है तो दूसरा प्रोसेस जो है वो पहले प्रोसेसर का टास्क भी कंप्लीट कर लेगा, जिसके कारण हमारा सिस्टम जो होगा वो फेल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये भी देख चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो मल्टीपल सीपीयू के बीच में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, एक दूसरे को बांट दिया जाएगा, जिसके चलते सिस्टम का थ्रूपुट जो है सिस्टम का स्पीड है और सिस्टम की इफिशियंसी जो है, ठीक है, ये बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस, नन ऑफ द एबव। तो पीछे देखा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है दो प्रोसेसेस के बीच होता है जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। विद इन द प्रोसेस के लिए एपीसी मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमको इंडिपेंडेंट प्रोसेस में होता है, और थ्रेड जो होता है वो सेम प्रोसेस के सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहां भी इसकी जरूरत नहीं होती है, आईपीसी टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर हम आईपीसी टेक्निक की बात करें, इसमें दो टेक्निक काम आते हैं। एक आते हैं शेयर्ड मेमोरी, आईपीसी की शेयर्ड मेमोरी टेक्निक, और दूसरा होता है मैसेज पासिंग टेक्निक। ठीक है, तो आईपीसी में दो टेक्निक होते हैं, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, ये दो आपके टेक्निक हैं। ये सेमाफोर इज शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल, सेमाफोर जो होता है वो इंटीजर वैल्यू होता है जो कि शेयर्ड होता है। दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0, दैट कैन नॉट मोर देन 0, दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 1, दैट कैन नॉट मोर देन 1। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेमाफोर जो होता है रिसोर्स की वैल्यू के बराबर होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं तो सेमाफोर की वैल्यू जो होगा 3 होगा या 3 से कम होगा। क्लियर है? लेकिन सेमाफोर जो होता है वो कभी भी 0 से नीचे नहीं आ सकता। क्यों? या तो रिसोर्स होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो काउंटिंग के आधार पर हम उसको लिख देंगे, अगर मेरे पास रिसोर्स है ही नहीं तो वो काउंटिंग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कभी ये 0 से नीचे नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सेमाफोर का वैल्यू जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। क्लियर है? तक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो किस लेवल पे होता है? हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, बोथ 1 and 2, नॉन ऑफ द एबव। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो हार्डवेयर लेवल पे और सॉफ्टवेयर लेवल पे, दोनों लेवल पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोथ लेवल पे करते हैं, हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे।
utilizes atomic instructions like test and set or compare and swap to prevent race condition in multiprocessor environment। हार्डवेयर लेवल पे हम दो टेस्ट करते हैं, टेस्ट एंड सेट और कंपेयर एंड स्वैप रेस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। सॉफ्टवेयर लेवल पे यूजेस प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम लाइक पीटरसन एल्गोरिदम, Bakery's algorithm और म्यूटेक्स प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू कोऑर्डिनेट द प्रोसेस। और सॉफ्टवेयर लेवल पे हम लोग प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, कौन कौन सा, पीटरसन एल्गोरिदम यूज करते हैं, बेकरीज एल्गोरिदम यूज करते हैं और म्यूटेक्स यूज करते हैं सॉफ्टवेयर लेवल पे। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो दोनों लेवल पे होता है। बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर पर्पस किसके लिए होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, डेडलॉक रिमूवल के लिए, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए, डेडलॉक कंटिन्यूएशन के लिए। तो यही आपका यूज होता है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोलता है आपका नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक आर। डेडलॉक के लिए कंडीशन कौन कौन से है, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्शियल एलोकेशन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है आपका बोथ 1 and 2। डेडलॉक के लिए ये चार कंडीशन आपके जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। फॉर ए डेडलॉक टू ऑकर ऑल 4 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली। डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशन जो होते हैं आपके एक साथ होने चाहिए। इन चारों कंडीशन को हम लोग कॉफमैन कंडीशन भी बोलते हैं। वो कंडीशन कौन कौन से हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, होल्ड एंड वेट होना चाहिए, नो प्रीएम्पशन होना चाहिए और सर्कुलर वेट होना चाहिए। क्लियर है। तो बोलता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, रिसोर्सेज कैन नॉट बी शेयर। ठीक है, रिसोर्स जो होता है वो शेयर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। होल्ड एंड वेट, ए प्रोसेस होल्ड रिसोर्सेज व्हाइल वेटिंग फॉर द अदर प्रोसेस। अगर कोई रिसोर्स है R1, ठीक है, ए और बी, इन दोनों बीच में शेयर नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर मान लीजिए ए शेयर कर रहा है और बी उसके लिए वेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे होल्ड एंड वेट। ठीक है, होल्ड और वेट के का ही दूसरा नाम होता है पार्शियल अलोकेशन। नो प्रीएम्पशन, रिसोर्सेज आर रिलीज्ड वॉलंटरली नॉट टेकन बाय फोर्स। अगर ए जो है वो R1 को यूज कर रहा है तो जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा तब तक ये इसे छोड़ेगा नहीं और हम इसको फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रिसोर्स जो है वो R1 से छीन करके हम रिसोर्स R1 जो है हम ए से छीन करके बी को दे दे। ठीक है, सर्कुलर वेट, a closed chain of processes exist where each waits for a resource is held by the next। ठीक है, जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे प्रोसेस के लिए, एक दूसरे रिसोर्स के लिए इंतजार कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या, सर्कुलर वेट। तो ये चारों कंडीशन जब एक साथ होता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, डेडलॉक। क्लियर है। बैंकर्स एल्गोरिदम फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन डील्स विथ। बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो किसके साथ डील करता है, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक रिकवरी या म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो बैंकर्स एल्गोरिदम जो होता है वो डेडलॉक अवॉइडेंस के साथ डील करता है। ऑप्शन नंबर 2। प्रोग्राम प्रीएम्पशन इज, प्रोग्राम प्रीएम्पशन क्या है, तो forced deallocation of the CPU from a program which is executing on the CPU, release of CPU by the program after completing its task, forced allotment of CPU by a program to itself, a program terminating itself due to detection of an error। तो प्रोग्राम प्रीएम्पशन जो होता है वो होता है आपका फोर्स्ड डीअलोकेशन ऑफ ए सीपीयू। प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है कि ए और बी दो काम कर रहे हैं तो सीपीयू ए के पास है तो अब सीपीयू स्विच होकर कहां चला जाएगा, बी के पास। तो हम क्या करें, डीअलोकेशन कर रहे हैं सीपीयू का फ्रॉम ए प्रोग्राम व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। जो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है वहां सीपीयू को डीअलोकेट करके और दूसरे प्रोग्राम को दे देना ही क्या कहलाता है, प्रोग्राम प्रीएम्पशन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज 1 जो था जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपका
पीवाईक्यू सीरीज जो था वो समाप्त हुआ। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।